बाबू आ जा क्वेश्चन नंबर पहला पे। ध्यान से बताइए बाबू, टांगे हिलाए ना तुम्हारी आज हम। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था बताओ भैया। कनिष्क के। अब अश्वघोष के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें जान लो। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरितम। कौन सी लिखी थी? बुद्ध चरितम। और बुद्ध चरितम को बौद्धों की क्या बोलते हैं? रामायण कहा जाता है। तो किस किताब को बौद्धों की रामायण कहते हैं? बुद्ध चरितम को बौद्धों की रामायण कहते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक बात समझ लो, कनिष्क के दरबार में केवल अश्वघोष जैसे विद्वान नहीं थे। कनिष्क के दरबार में दो विद्वान और थे जिनके नाम आपसे पूछे जाते हैं। एक आपको मालूम होगा वसुमित्र, सबको मालूम होगा वसुमित्र। और वसुमित्र ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाविभास सूत्र। और इस पुस्तक को बौद्धों का विश्वकोश कहते हैं। बौद्धों का क्या कहते हैं? विश्वकोश। हाँ, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक। एक और विद्वान इनके दरबार में थे जिनका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। ध्यान से सुनते रहे ना बाबू, इतने बाबू कह दे एकदम चंग हुई याद मन। नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का क्या बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन। और इस व्यक्ति ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। क्या लिखा था? माध्यमिक सूत्र। ध्यान सुनते रहे ना, माध्यमिक सूत्र। और इसी किताब में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। नोट मारो, हमारे मुंह की तरफ देख रहे। माध्यमिक सूत्र में ही किसका? शून्यवाद का सिद्धांत या सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक, फिर समझ लो, बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी? बुद्ध चरितम लिखी। बुद्ध चरितम को क्या बोलते हैं? बौद्धों की रामायण कहते हैं। और साथ में अश्वघोष को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। दूसरे इनके दरबार में कौन सा विद्वान था? वसुमित्र था। वसुमित्र ने कौन सी पुस्तक लिखी? महाविभास सूत्र। इसे बौद्धों का क्या बोलते हैं? विश्वकोश। तीसरे विद्वान का नाम नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। इनकी किताब का नाम माध्यमिक सूत्र। और इसी में शून्यवाद का सिद्धांत है और सापेक्षता का सिद्धांत है। क्लियर है? हटाए क्वेश्चन को। ओके बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाओ। दूसरा, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम का मतलब हुआ है दूसरा परशुराम। किसने अपने आप को दूसरा परशुराम कहा? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद। और अपरो परशुराम का अर्थ क्या हुआ? दूसरा परशुराम। जो महापद्म नंद है ये किस वंश का शासक है? ये नंद वंश का शासक है। किस वंश का? नंद वंश का। ओके जान, क्लियर? दूसरा परशुराम कहते हैं महापद्म नंद को, और ये नंद वंश का शासक है या अपरो परशुराम। हटाएं, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। बढ़िया प्रश्न है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं। एक संघ सूची के विषय, एक है राज्य सूची के विषय, और एक है समवर्ती सूची के विषय। यानी कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ मुद्दों पर राज्य सरकार, और कुछ मुद्दों पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। आपको ये बताना है कि इस जो क्वेश्चन है इसमें संघ सूची में या केंद्र सूची में कौन सा विषय नहीं है। बैंकिंग किसका विषय है? केंद्र सूची का, राइट बात। बीमा केंद्र सूची का है। जनगणना केंद्र सरकार कराती है, केंद्र सूची का विषय है। गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है। किसका?
राजसूची का विषय है। अच्छा एक और बताओ, जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण केंद्र और राज्य मिलके बनाए, ऐसा थोड़ी ना कि केंद्र सरकार जनसंख्या रोके और राज्य में 1 पे 11 उतरे। अच्छा शिक्षा की सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है? हटाएं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? किसे भाई? अमीर हसन की अमीर खुसरो? बताओ। भारत का सादी इस वजह से कहते, इन्होंने बहुत सुंदर गजलें लिखी थी। क्या लिखी थी? गजल। गजल लिखने के कारण अमीर हसन को, गजल लिखने के कारण अमीर हसन को भारत का क्या कहते हैं? सादी कहा जाता है। अमीर खुसरो को आओ, अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं? द पैरट ऑफ इंडिया, भारत का तूतिए हिंद। चूतिए नहीं, तूतिए। हाँ चूतिया ना समझ ली, चूतिया कम है इस समय। पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर? अच्छा है बताओ, अमीर खुसरो ने कितने राजाओं के शासनकाल हैं? 8 समझो। कितना वैसा? 8 राजा मर गए लेकिन ये नहीं मरे। हाँ, मोहल्ला में एक आदि व्यक्ति ऐसे हुए पूरा मोहल्ला खत्म हुआ है, लेकिन जो सबसे मनुष्य हुए हैं वो जिंदा जरूर हुए। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। अच्छा बहुत ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? अरे मोतियाबिंद, संबंधित नहीं है। सरकरिया आयोग जो था केंद्र राज्य से संबंधित था, ठीक। पंछी आयोग भी केंद्र राज्य से संबंधित था। राजमन्नार आयोग भी केंद्र राज्य से संबंधित था। लेकिन कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है, प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है संबंध? शिक्षा से। और इसका स्थापना कब हुआ? 1964 में। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 है भाई, 1964 में। ठीक, इतना डीपली तुम आईएएस नहीं देने जा रहे हो, तो फिर खेती है तो तुम्हारे पास। हाँ अब आओ, भारतीय संविधान के कानून के नियम के विचार का स्रोत कौन सा विदेशी संविधान है? यानी कानून के नियम का विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है? कानून के नियम का विचार या विध के समझ समानता, कानून के समझ समानता हमने कहां से लिया है? गलत। सुनो, विध के समझ समानता, एकल नागरिकता, विध के समझ समानता या कानून के समझ विचार, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली जैसे लोकसभा राज्यसभा, ये सब हमने ली है इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से। अगला सुनना, अगर तुमसे पूछा जाए रूस से क्या लिया है, तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। क्या क्या? मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6 हैं। पुष्पीयन लगाओ। मौलिक कर्तव्य और क्या लिया है? पंचवर्षीय योजना जो भारत में चलती हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकालीन व्यवस्था। ऐसा देखना, मनी की ही इमरजेंसी पड़ती है, मनी का ही आपात पड़ता है, तो जर्मनी से लिया हमने आपातकालीन व्यवस्था। अब आ जाओ अमेरिका। अमेरिका से हमने मूल अधिकार, मूल अधिकार के बाद और राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, महाभियोग प्रक्रिया, ये सब चीजें हमने कहां से ली? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था। मान लो फिर रिपीट कर रहे, एक हो गया मूल अधिकार अमेरिका से, ठीक है, राष्ट्रपति पद हो गया, उपराष्ट्रपति पद हो गया, संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था हो गई, राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया हो गई। ये सब हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। यंग बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? यंग बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? हेनरी डेरेजियो ने। ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध था, इसमें कोई खास व्याख्या नहीं, हेनरी डेरेजियो। ठीक,
जहां व्याख्या हुई हम बता दिए। हाँ, इसमें व्याख्या है, जबरदस्त है बाबू। देखो ऐसा था, क्वेश्चन है कि भारत में वर्नाक्यूलर, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? अब जरा सुनो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। 1878 की बात है। सन 1878 में एक गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। उसने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया कि लगा दो प्रतिबंध, अंग्रेजों के विरुद्ध लिखते हैं। और उस एक्ट का नाम क्या रखा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने लगा दिया। जब जैसे ही प्रतिबंध लगा तो उस समय पत्रिका छपती थी जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी पत्रिका? अमृत, ये पूछा गया है, बाजार पत्रिका। इस पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। सुनते रहो, शिशिर कुमार घोष। इस पत्रिका की जो भाषा थी वो बंगाली थी, ठीक, बंगाली। लेकिन जैसे ही एक्ट पारित हुआ, इसकी पत्रिका की भाषा बंगाली से हटकर क्या बना दी गई? अंग्रेजी बना दी गई, अंग्रेजी। तो एक क्वेश्चन आता है कि वर्नाकुलर जब प्रेस एक्ट पारित हुआ तो किस पत्रिका की भाषा रातों रात बदली गई? अमृत बाजार पत्रिका ही। अब आगे सुनो, उसके बाद लॉर्ड रिपन का शासन आया 1881 में। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? इस एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगर तुमसे पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किसने किया, तो लॉर्ड रिपन ने किया। आगे सुनो, अगर तुमसे पूछा जाए कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, गलत। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया, लेकिन भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता अगर पूछा जाए तो चार्ल्स मेटकाफ। कौन? चार्ल्स मेटकाफ। याद रहेगा भैया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने। कब पारित किया? 1878 में। किस पत्रिका की भाषा बदली गई? अमृत बाजार पत्रिका। संपादक कौन? शिशिर कुमार। बंगाली से क्या की गई? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को। आगे आओ बाबू। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा भूल भुलैया और यहां पर स्थित, इसका निर्माण किसने किया था? आसफ उद्दौला। ऑप्शन नंबर डी सही। अरे हाँ हाँ सही तो है, बात को समझो बाबू, बात को। अब यहां व्याख्या सुनना बहुत ध्यान से, एक एक शब्द की सुनो। तो इस संत हजरत मियां मीर ने, कोई बात नहीं हम सिया संत कर ले रहे, कोई बात नहीं सिया संत कर ले। सिया संत हजरत मियां मीर ने किस सिख गुरु के निमंत्रण पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का पहले नाम क्या था? हरमिंदर साहब की आधारशिला नींव रखी? किसके कहने पर? अर्जुन देव के कहने पर। अब एक एक की व्याख्या, इसका आंसर तो अर्जुन देव हो गया। अब अर्जुन देव के बारे में बताओ, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? अर्जुन देव ने। एक एक का पोस्टमार्टम कर लो। आदि ग्रंथ का संकलन किया। इस सिखों के कौन से गुरु थे? पांचवें गुरु थे, पांचवें गुरु थे, सुनते रहो, पांचवें गुरु। इनकी हत्या किसने करवाई? जहां औरंगजेब ने नहीं, जिसने मर्डर करो उसी को ऊपर नाम रखो, जहांगीर ने कराई। अगला, अगला है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? नौवें गुरु थे, नौवें गुरु। इनकी हत्या किसने की? औरंगजेब ने की। बिल्कुल सही बताए रे, औरंगजेब ही। अगला, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने किसकी स्थापना की? अकाल तख्त की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अकाल तख्त की स्थापना की। ठीक, समझ गए। गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रंथ का संकलन, सिखों के पांचवें गुरु, जहांगीर द्वारा हत्या। गुरु तेग बहादुर, सिखों के नौवें गुरु, औरंगजेब द्वारा हत्या। और गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त की स्थापना। गुरु हरराय के ऊपर इतना नहीं कुछ है। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, एक पे 11। चलो बाबू बताओ,
मुंबई में स्थित, ध्यान सुनना, भड़बड़ी ना घटियो यार, मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? गलत। गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था, किसी को मालूम? ऐसा था, 1911 में दिल्ली दरबार लगना था, तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और वहां की महारानी थी मेरी, ये भारत आई। यहाँ के चमचन ने क्या कर, उनके स्वागत के लिए बहुत बढ़िया एक भव्य दरबार बनाया, और इस भव्य दरबार का नाम रखा गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है। ऐसा नहीं, अपने जब शादी होता है तो दूल्हा जब प्रवेश कर तो घोड़ा पर बैठ गए, तो दरवाजो इसको बनाओ जाता है, तो बनाओ। इसके वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज विटेट थे। हम एडमंड लुटियंस की बात करें, इंडिया गेट का वास्तुकार कौन है? इंडिया गेट का वास्तुकार तो एडमंड लुटियंस था। और साथ में अगर तुमसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार, तो भी यही था, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स पर स्थित है, इन दोनों का डिजाइनर जो था वो एडमंड लुटियंस था, और इंडिया गेट का भी वास्तुकार यही था। और तुमसे अगर पूछा जाए कि संसद भवन का वास्तुकार कौन है, तो हर्बर्ट बेकर, पुरानी संसद भवन का वास्तुकार हर्बर्ट बेकर है। याद ऐसे कर लियो कि संसद भवन में जो बैठा था उनकी हैबिट जो होता है वह बेकार होता है, हैबिट बेकार से मतलब हुआ हर्बर्ट बेकर, हर वक्त बेकार ही बैठे रहते। बताओ, नई संसद के बिमल पटेल हैं। डिटेल, थोड़ा डिटेल में आई। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अब आगे बताओ, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने? गंग वंश का शासक, गंग वंश राजराज ने तो राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था, ठीक। गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव वर्मन प्रथम। और एक बात और याद रखना, मार्तंड माने होता है सूर्य। मार्तंड दोपहर के जो 12 बजे का सूर्य होता है, जो खूब गर्म होता है, उसको बोलते हैं मार्तंड। मार्तंड सूर्य मंदिर अलग है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो पहियों पर स्थित है। शायद इस मंदिर के भीतर पूजा नहीं होती है। पता नहीं, मूर्ति खंडित है, कुछ ऐसी विडंबना है। उड़ीसा में स्थित है, इसका निर्माण किया था गंगवंश के शासक नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, बाबू बताएगा मेरा। हाँ बाबू, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैठे हो कहाँ? चलो बंगलोर, गलत। और हैदराबाद, गलत। मुंबई, गलत। अब कौन से बच्चों? नई दिल्ली। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। ध्यान सुनते रहो। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। अगला बताओ, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? माखन लाल चौबे जी को। माखन लाल को, खूब मक्खन खाओ। और इनकी रचना का नाम क्या था? हेम तरंगिनी। हेम तरंगिनी। हाँ, 55 में दिया गया पहला पुरस्कार, ठीक। पहला ऐसे क्वेश्चन ये आया था कि पहला साहित्य अकादमी किस वर्ष बांटा गया, तो 1955 में, ठीक। माखनलाल चौबे को हिम तरंगिनी के लिए। हाँ, चतुर्वेदी त्रिवेदी जो लिख लो। चलो भाई, लक्षद्वीप में अधिकांश लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? कंफर्म? मलयालम, ठीक है, मलयालम। एक अगला बताओ, लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, ठीक है। और लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है। याद ऐसे कर लेना, हर व्यक्ति का लक्ष्य होता कि हम अरबपति बन जाएं, लेकिन वो एक को पति नहीं बन पाता। एक के पति में 5-6 लाख को चूना लग जाते इस बार। भाई लगुन करे हो, मठालू खवे हो, कदुआ खवे हो, तो समय लगे मैं ऐसे थोड़ी ना हुई है। हाँ,
द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा? देखो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लो। द व्हाइट टाइगर जो है एक उपन्यास है और इस उपन्यास को लिखा है अरविंद अडगा ने। इस उपन्यास को बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, बुकर। एक बात और सुन लो, खुशवंत सिंह ने लिखा था ए ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सा लिखा? ए ट्रेन टू पाकिस्तान। एक कई बार पूछा गया है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान एक उपन्यास लिखा है खुशवंत सिंह ने। ठीक, अच्छा, अरुंधति राय ने भी एक उपन्यास लिखा था। कौन सा लिखा था? उसको भी मैन बुकर मिला है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। बीएस नायपा ने लिखा है इन ए फ्री स्टेट। ठीक है, क्लियर है भैया? सब अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, बिल्कुल सही, ट्रिगवेली। आगे बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, एक तो बिल्कुल निष्क्रिय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और 24 अक्टूबर को इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री 13 दिन में 2 बार बने। 13 दिन में 2 बार कौन? गुलजारी लाल नंदा। ठीक, इनके बारे में एक और बताओ, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल क्या कहलाता है? नारायण घाट। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नारायण घाट। अगला बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, तो भी गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष तो पूछा जाए गुलजारी लाल नंदा, बताना। योजना, अब तो नाम ही बदल गया इसका, आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। ओके, क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से केरल का एक पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? गलत। हाँ, यक्षगान तो कर्नाटक का है। ए बाबू, कर्नाटक है, कर्नाटक। कृष्णनट्टम, कृष्णनट्टम इनका पारंपरिक जो है रंगमंच है, और इसमें क्या होता है, कृष्ण जी की 8 दिन लीलाएं दिखाई, जैसे अपने रामलीला होता है, रामलीला तो हमें दिखाई जाती, उसी तरीका से इसमें दिखाई जाती कृष्णनट्टम में। ठीक, समझ रहे अंग्रेज? समझ में आए रो? अगला बाबू बताओ, बहुत चर्चित है, बाण सागर परियोजना स्थित है किस नदी पर? रियंद नदी नहीं है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? 39 साल में बन पाई, 39 साल में 3000 करोड़ रुपया इस पे खर्च हुआ, और बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। अब इसके बारे में डिटेल से समझ लो। बाण सागर परियोजना है तो सोन नदी पर, लेकिन मुख्य रूप से किस राज्य में है? एमपी में है। लेकिन इससे लाभ 2 और राज्यों को होता है, एक तो यूपी और एक बिहार। अब तुमसे पूछा जाए कि यूपी एमपी बिहार की संयुक्त परियोजना, तो इसी को बताना, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। मुख्य बांध जो है वो एमपी में है, मुख्य बांध। ठीक बाबू, अंतिम क्वेश्चन बताए दो बाबू, मेरा बाबू बताएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किस ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, या किसको लघु वेद कहते हैं? किस तमिल ग्रंथ को? कौन सा? ये वाला, सी वाला। चलो हम काट दे रहे, हटो, बवाली खत्म है। चलो हम जो काट दे रहे, अब बताओ कौन सा है? और बी भैया बिल्कुल सही बताया, प्योर गलत है। कुरल। कौन सा है? कुरल है। ठीक, इतने रखे क्वेश्चन। ओके बाबू, चलो स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।